भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। कलाल लक्ष्मा गौड़, जन्म 1940 ईस्वी। जन्म एवं शिक्षा। गौड़ का जन्म 21 अगस्त 1940 को निजामपुर, जिला मेदक, तेलंगाना में हुआ। पिता के वेनका गौड़ और माता अंथम्मा थी। लक्ष्मा की 2 बहिनें थीं और लक्ष्मा 5 पुत्रों में से एक थे। लक्ष्मा का बचपन गांव के वातावरण में बीता। वे ग्रामीण परंपरा और क्राफ्ट के परिवेश में पले व बड़े हुए। युवावस्था में आपने शिल्पकारों को टेराकोटा के अलंकरण और आंध्र की चमड़े से बनी कठपुतली को सृजित करते देखा। बाद में आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, हैदराबाद में ड्राइंग एंड पेंटिंग सीखने के लिए दाखिला लिया और 1957 से 62 में वहां से चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कला में स्नातक पूर्ण करने के पश्चात गौड़ अपने गांव निजामपुर लौट आए और विभिन्न प्रकार के माध्यमों में कार्य करते रहे, जिसमें प्रमुख रूप से पेन एंड इंक, पेस्टल और एचिंग। गौड़ ने अपने गांव में बिताए बचपन की यादों को अपनी कृतियों में संजोया और गांव के जीवन को छोटे छोटे चित्रों में एक रंग की तानों में सलेटी रंग में सृजित किया। इस समय में बनाए रेखांकन और एचिंग में अति यथार्थवाद, ग्रामीण और कामुकता का मेल है। सन 1963 से 1965 तक गौड़ के जी सुब्रह्मण्यम के सान्निध्य में म्यूरल चित्रण सीखने MS यूनिवर्सिटी वडोदरा गए। यहाँ पर कार्य करते करते आपका प्रिंट मेकिंग की तरफ झुकाव व प्यार हुआ और विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट प्रिंट के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय आवाज उठाने के लिए यह प्रेरणा शक्ति बन गया। चित्रण शैली। गौड़ ने बचपन की यादों को कल्पना और कविता में मिश्रित कर ग्रे रंगों की तानों में गांव के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया। गौड़ ने अपने कार्यों में आकारों के चरित्र बदलकर भी चित्रांकन किया, जैसे आदमी बकरी की तरह, बकरी को महिला के रूप में। सन 1970 में गौड़ ने एचिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया और ज्यादातर सेक्सुअल विषयों पर प्रिंट छापे। गौड़ का कहना था कि देयर इज इरोटिसिज्म इन नेचर इटसेल्फ। प्रकृति में स्वयं कामुकता है। यूं भी गौड़ सभी माध्यमों में बखूबी कार्य करते हैं, जैसे जल रंग, टेम्परा, रेखांकन, ग्लास, टेराकोटा, तैल एवं एक्रेलिक रंग, एचिंग इत्यादि, और इसके लिए ही आप कला जगत में प्रसिद्ध हैं। सन 1980 से आपने पुनः अपने परंपरागत आधार की तरफ लौटने की कोशिश की है। अलंकरण शैली में विभिन्न क्राफ्ट के रूपाकार चित्रित किए, जिसमें टेराकोटा और ग्लास पर चित्रण सम्मिलित है। प्रमुख चित्र महिला का व्यक्ति चित्र 2003, चित्र 120, ग्लास पर एक्रेलिक रंग द्वारा उल्टा चित्रण, महिला शीशे में देखती हुई, गांव का दृश्य 2, 3 व 4, पेपर पर मिक्स मीडिया में अनटाइटल्ड 3, 4, पेपर पर जल रंग। पुरस्कार। गौड़ अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2015 में तेलंगाना स्टेट अवार्ड, 2002 में गगन अंबानी पुरस्कार, विश्व भारती शांतिनिकेतन 1971 में स्वर्ण पदक, ललित कला अकादमी आंध्र प्रदेश द्वारा 1969 में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी हैदराबाद द्वारा स्वर्ण पदक, सन 1968 में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में रजत पदक, सन 1962, 1966 और 1970 में ललित कला अकादमी आंध्र प्रदेश की वार्षिक प्रदर्शनी में पुरस्कार।
प्रदर्शनियां। गौड़ ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। प्रमुख रूप से सन 2007 में लक्ष्मा गौड़ के 40 वर्षों की पूर्व प्रभावी प्रदर्शनी का आयोजन एल्कोन गैलरी, न्यूयॉर्क द्वारा हुआ। सन 2006 में गौड़ के तत्कालीन चित्रों की एकल प्रदर्शनी मुंबई की गिल्ड कला दीर्घा में आयोजित हुई। इसमें ब्रॉन्ज और टेराकोटा के शिल्प प्रदर्शित थे। सन 2006 में गौड़ द्वारा हॉल ही में निर्मित टेराकोटा, सिरेमिक और ब्रॉन्ज मूर्तिशिल्पों का प्रदर्शन गैलरी थेरा होल्ड, नई दिल्ली और पुडोले कला दीर्घा, मुंबई में किया। 2003 में आइकॉन गैलरी, न्यूयॉर्क, सन 2001 व 2002 में ग्रे आर्ट गैलरी, न्यूयॉर्क। कुछ विशेष सामूहिक प्रदर्शनियों में जिसमें गौड़ के कार्य प्रदर्शित हुए, उनमें 2007 में 17वीं वार्षिक प्रदर्शनी गैलरी संस्कृति, कोलकाता, 2006 में बैक टू दी फ्यूचर गैलरी स्पेस, नई दिल्ली, सन 2000 में YK2 इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ प्रिंट्स, नेशनल ताइवान आर्ट्स। 1987 में गौड़ के कार्य साओ पाउलो, बिनाले, ब्राजील में प्रदर्शित हुए। सन 1987 में कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट फेस्टिवल ऑफ चाइना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सन 1986 में इंडियन आर्ट टुमारो, फिलिप्स कलेक्शन, वाशिंगटन DC। 1986 में कंटेम्परेरी आर्ट ऑफ इंडिया, दी हर्विच कलेक्शन, USA। 1985 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया, USA। 1983 में इंडिया इन प्रिंट, कोनेंकलिजक, बोर्डे, एम्स्टर्डम। 1982 में कंटेम्परेरी इंडियन पेंटिंग फेस्टिवल ऑफ इंडिया, रॉयल एकेडमी, वार्सो, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, गोथे इंस्टीट्यूट, म्यूनिक। सन 1975 से 76 में ग्रिफे कुनस्ट, हैम्बर्ग, म्यूनिक। 1973 में एनसडैल गैलरी, लंदन। संग्रह। गौड़ के चित्र व मूर्तिशिल्प भारत और विदेश के विभिन्न संग्रहों में देखे जा सकते संग्रह, वाशिंगटन DC, इब्राहिम अलकाजी एंड आर्ट हेरिटेज, नई दिल्ली, सालारजंग हैं। प्रमुख रूप से मासानोरी फुकुओका और ग्लेनबारा म्यूजियम, हेमाजी, जापान, फिलिप्स म्यूजियम, हैदराबाद, देवेंद्र एंड कंवलदीप सोहनी, मुंबई, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी, नई दिल्ली। वर्तमान में कलाकार हैदराबाद में कार्यरत हैं। सुधीर पटवर्धन, जन्म 1949 ईस्वी। जन्म एवं शिक्षा। सुधीर पटवर्धन का जन्म सन 1949 को पुणे में हुआ। आप स्वयं पढ़े समसामयिक चित्रकार और रेडियोलॉजिस्ट हैं। आपने आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, पुणे से स्नातक किया। सन 1973 में आप मुंबई आ गए और रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी थाने, मुंबई में 1975 से 2005 तक करते रहे। यूं तो मुंबई आने के पश्चात आपने गंभीरता से चित्रण कार्य प्रारंभ कर दिया था, किंतु 2005 से ही आप पूर्णकालिक कलाकार बने। पटवर्धन के कार्य का केंद्र बिंदु काव्यमय स्मारक, एक शहरी परिदृश्य और प्राकृतिक वातावरण रहा है। मानव आकृति आपके चित्रों के केंद्र बिंदु हैं। निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालकों, रेलवे कुली, सभी अधिकार और भावपूर्ण आग्रह है। उपनगरों, मड़ई कस्बों और उपग्रह टाउनशिप इत्यादि में उनके विषय काम करते हैं और जीते हैं। आपके कैनवास घनी आबादी और शहरी जीवन की कश्मकश दर्शाते हैं। ज्यादातर साधारण कामकाजी मानव जो अपने दैनंदिन के कार्यों को व्यस्त रास्तों, उपनगरीय निर्माण की जगहों पर। चित्रों के विषय। पटवर्धन ने तैल, पेस्टल, एक्रेलिक, चारकोल सभी विधाओं में कार्य किया है। प्रमुख चित्र एवं चित्र श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं। 1970 और 1980 में टेक्सटाइल हड़ताल, सन 1990 में मुंबई के झगड़े, सन 1980 में आपके चित्र मानवाकृतियों की भीड़ भाड़ से युक्त हैं। ट्रेन जो भीड़ युक्त स्टेशन पर खड़ी है, एक चोट लगे मानव को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए, दुकानदार, भिखारी, चाय पीने वाले, पुल, 1993 चित्र 121 आदि। 2017 में पटवर्धन ने जो कार्य किए वे चित्र कलाकार को घर पर दर्शाते हैं। पटवर्धन कॉन्सिडर्स हिमसेल्फ अ पेंटर ऑफ पीपल। 2016 में पटवर्धन द्वारा चित्रित मानव श्रृंखला में करीब 50 चित्र प्लाईवुड पर एक्रेलिक से निर्मित हैं। मोनोग्राफ बटा विनिबंध। सुधीर पटवर्धन पर विनिबंध भी लिखे गए।
प्रमुख रूप से सन 2004 में कोमप्लिसिटी ऑब्जर्वर, जो उनके 30 दशकों के ऐतिहासिक व्यवसाय पर प्रकाश डालता है। यह रंजीत होसकोटे द्वारा लिखा गया है। सन 2007 में पुस्तक दी क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी सुधीर पटवर्धन के रेखांकनों पर रंजीत होसकोटे ने लिखी है। फिल्म सन 2012 में भी सुधीर पटवर्धन पर अंजलि मोंटिएरो और केपी जयाशंकर द्वारा एक फिल्म बनाई गई। नाटक 2012 में मुंबई थिएटर ग्रुप आविष्कार ने चित्रगोष्ठी नामक नाटक का मंचन किया, जो पटवर्धन के चित्रों पर आधारित था। क्यूरेट किया। पटवर्धन ने इंडियन कंटेम्परेरी आर्ट एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन क्षितिज का विस्तार नामक प्रदर्शनी को क्यूरेट किया। इस प्रदर्शनी ने महाराष्ट्र में चारों ओर यात्रा की। आपने गिल्ड आर्ट गैलरी मुंबई और सुदर्शन आर्ट गैलरी पुणे के लिए भी प्रदर्शनी का शो क्यूरेट किया। संग्रह पटवर्धन के चित्रों के संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली और मुंबई, रूपांकर म्यूजियम भोपाल, किरण नदार म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली, जहांगीर निकोलसन संग्रह मुंबई, दी पीबोडी असेक्स म्यूजियम सलेम, मैसाचुसेट्स और अन्य प्रसिद्ध निजी और सार्वजनिक संग्रहों में। वर्तमान में पटवर्धन थाने, मुंबई में निवास करते हैं एवं वहीं कार्यरत हैं। सुरेंद्रन नायर, जन्म 1956 ईस्वी। जन्म एवं शिक्षा। सुरेंद्रन भारत के जीवित कलाकारों में अत्यंत प्रख्यात माने जाते हैं। आपका जन्म सन 1956 में ओनाकूर, केरल में हुआ। आपने कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिवेंद्रम से पेंटिंग में डिप्लोमा लिया और फिर MS यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, वडोदरा से प्रिंट मेकिंग में डिप्लोमा किया। चित्रक शैली 1980 में नायर ने यथार्थ शैली में कार्य किया, जिसमें पेन और स्याही से रेखांकन, एचिंग और लिथोग्राफ है। इस दौरान आपने ज्यादातर व्यक्तिचित्रों का निर्माण किया। सन 1990 में नायर ने ज्यादा चित्रण कार्य कैनवास पर तैल रंग से किया, जो पौराणिक उपसिद्धांत कोरोलेरी माइथोलॉजीज पर आधारित थी। सन 1990 के अंत तक आपने हाथ से रंग करके एचिंग का पोर्टफोलियो तैयार किया। दी लैब्रिंथ ऑफ इटर्नल डिलाइट एचिंग इतालवी कलाकार फ्रांसिस्को क्लीमेंटे की कल्पना के समानांतर थे। नायर ने भारतीय और ग्रीक पौराणिक कथाओं को अपनी कल्पना से चित्रित किया है। आपने सचित्र रणनीतियों से अतियथार्थवाद जैसे स्वप्निल दृश्य चित्र, प्रतीकात्मक जीव इत्यादि को रैनी मेग्रेटे और फ्रांसिस्को क्लीमेंटे की शैली जैसे चित्रित किया है। वर्ष 2000 में आप अपने चित्र एन एक्टर रिहर्सिंग दी इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ लेक्स, एन एक्टर रिहर्सिंग दी इंटीरियर मोनोलॉग ऑफ लिकैरस, इस चित्र में नग्न पुरुष को भारतीय प्रतीक अशोक चक्र के एक स्तंभ पर खड़े दर्शाया है। इस चित्र के लिए आप भारत में विख्यात हुए। प्रमुख चित्र सन 2000 में आप अपने सनकी और विचलित कर देने वाले लंबे लंबे चित्रों के शीर्षकों के लिए अलग पहचाने जाते थे, जैसे टूनाइट आई एम कमिंग टू विजिट यू इन योर ड्रीम, टूनाइट आई एम कमिंग टू विजिट यू इन योर ड्रीम, नन विल सी एंड क्वेश्चन मी, नन विल सी एंड क्वेश्चन मी, बी श्योर टू लीव योर डोर अनलॉक्ड, बी श्योर टू लीव योर डोर अनलॉक्ड। अन्य प्रमुख चित्रों में ट्रोगोन चित्र 122, मालाई 2017 आदि हैं। संग्रह आपके चित्र फुकुओके एशियन आर्ट म्यूजियम, क्वींसलैंड आर्ट गैलरी, दी नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में देखे जा सकते हैं। पुरस्कार सन 1992 में लंदन की यात्रा के लिए आपको चार्ल्स वेलिस ग्रांट मिली। रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग एंड फाइन आर्ट्स, ऑक्सफोर्ड से निवास में कलाकार के रूप में आमंत्रित किए गए। एकल प्रदर्शनी 2015 में स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ कलर्स, लाइन्स, फॉर्म्स एंड डिजायर्स, साक्षी गैलरी मुंबई 2015 में ड्राइंग प्रिंट्स और वाटर कलर, किरण नादर।
म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली 2009 में, अर्ली ड्राइंग केरला मुंबई 2008 से 2009 में, साक्षी गैलरी मुंबई 2005 में, दी बेड बिहेवियर ऑफ सिंगुलरिटीज साक्षी गैलरी मुंबई, ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1998 में, कोरोलेरी माइथोलॉजीज साक्षी गैलरी मुंबई 1998 में, पेपर पर कार्य एम्स्टर्डम नीदरलैंड, गैलरी फाउंडेशन फॉर इंडियन आर्टिस्ट 1997 में, दी लैब्रिंथ ऑफ इटर्नल डिलाइट नजर आर्ट गैलरी वडोदरा गुजरात 1997 में, एटिलायर नई दिल्ली 1996 में, दी लैब्रिंथ ऑफ इटर्नल डिलाइट सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1995 में, पेंटिंग और ड्राइंग्स साक्षी गैलरी मुंबई, पेंटिंग और ड्राइंग्स गैलरी 7 मुंबई 1989 में, ड्राइंग्स ग्राफिक्स CMC आर्ट्स गैलरी नई दिल्ली 1989 में, लैंडस्केप्स एंड अदर ड्राइंग्स विथी वडोदरा गुजरात 1986 में, ग्राफिक प्रिंट केरला स्टेट ललित कला अकादमी इरुनाकुलम केरला। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां 2005 में, हॉर्न पिलिज नैरेटिव्स इन इंडियन कंटेम्परेरी आर्ट कुनस्ट म्यूजियम बर्न स्विट्जरलैंड, एज ऑफ डिजायर रीसेंट आर्ट इन इंडिया एशिया सोसाइटी म्यूजियम न्यूयॉर्क 2002 में, कैपिटल एंड कर्मा रीसेंट पोजीशंस इन इंडियन आर्ट 1999 में, कुनस्थालय वियना ऑस्ट्रिया, दी फर्स्ट फुकुओका एशियन आर्ट बिनाले फुकुओका एशियन आर्ट म्यूजियम जापान 2010 में, नेती नेती फ्रे नोरिस गैलरी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA। अतुल डोडिया जन्म 1959 ईस्वी, जन्म एवं शिक्षा अतुल डोडिया का जन्म 20 जनवरी 1959 को घाटकोपर मुंबई हुआ। अतुल का परिवार काठियावाड़ गुजरात से स्थानांतरण होकर मुंबई आया था। अतुल ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से डिग्री ली। फ्रेंच सरकार द्वारा वजीफा मिलने पर आपने 1991 से 1992 तक शैक्षिक प्रशिक्षण इकोल दे ब्यूएक्स आर्ट्स पेरिस से लिया। सन 1980 में जब अतुल ने स्नातक पूर्ण ने किया, तभी से आपने अपने चित्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री शुरू कर दी थी। सन 1990 में मध्यम वर्ग के भारतीय जीवन को अति यथार्थवादी रूप में चित्रित करने के कारण अतुल के कार्य प्रसिद्ध हुए। पेरिस से लौटने के पश्चात अतुल के कार्यों में पेपर पर किए कार्यों से लेकर साधारण मूर्तिशिल्पों में विभिन्न शैलियों में पश्चिमी कला इतिहास के साथ कल्पित कथा और लोक साहित्य व भारत की चर्चित संस्कृति के दर्शन होते हैं। अतुल कहते हैं, I was brought up in Mumbai and the city's incredible diversity has been a major influence on me। हाल ही में अतुल ने हाशिए पर रहने वाले गरीब लोगों का जल रंग में संवेदनशील चित्रण कर उन्हें श्रद्धा एवं सम्मान दिया है। इनमें प्लम्बर, मुंशी, चित्रकार इत्यादि प्रमुख हैं। सन 1999 में महात्मा गांधी पर श्रृंखला चित्रित करने के फलस्वरूप अतुल को पुनः कला जगत में प्रसिद्धि मिली। सन 2009 में अतुल द्वारा चित्रित फूल हाउस एक्रिलिक रंगों के साथ मार्बल ईस्ट और कैनवास पर चारकोल से निर्मित है। यह चित्र जैस्पर जोन्स, अमेरिकन पॉप कलाकार जो ग्राफिक प्रजातिगत जातीय ग्राफिक नमूने के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था, श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया गया है। काली पत्तियां एक ब्लैक पेटल्स एक चित्र 123 अतुल की उत्कृष्ट कृति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां अतुल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बखूबी भाग लिया, प्रमुख रूप से सन 1993 में एपुंतो गैलरी एम्स्टर्डम, सन 1992 में एक्सपोजिशन कलेक्टिव सिटे इंटरनेशनल डे आर्ट्स पेरिस 1986 से 89 में, दी रिचनेस ऑफ दी स्पिरिट कुवैत और रोम, सन 1989 में कंटेम्परेरी आर्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एम्स्टर्डम, सन 2019 में अतुल ने पैवेलियन पर एक कलाकार के रूप में वेनिस बिनाले में भाग लिया, जहां पर आपने ब्रोकन ब्रांचेस नामक स्थापना दर्शाई थी, जो महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर बनाई थी। एकल प्रदर्शनियां अतुल ने 2010 में मेलविच मेटर्स एंड अदर्स शटर्स वडेरा कला दीर्घा नई दिल्ली 2008 में पाले एंसेस्ट्रस बोधि कला
मुंबई 2007 में, वडेरा कला दीर्घा, नई दिल्ली, म्यूजियम गैलरी मुंबई, चेमाउल्ड प्रेसकोट मुंबई 2006 में, सुमुखा दीर्घा बेंगलोर, टायलर प्रिंट इंस्टीट्यूट सिंगापुर, बोधि कला, नई दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क 2005 में, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स वडोदरा, बोस पाकिया न्यूयॉर्क 2004 में, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट वडोदरा 2003 में, न्यूयॉर्क 2002 में, वाल्प गैलरी शिकागो, साक्षी गैलरी मुंबई, रिएना सोफिया म्यूजियम मैड्रिड 2001 में, दी फाइन आर्ट रिसोर्ट बर्लिन, दी जापान फाउंडेशन एशिया सेंटर टोक्यो गैलरी, चेमाउल्ड गैलरी मुंबई 1999 में, वडेरा गैलरी, नई दिल्ली, माउल्ड गैलरी मुंबई 1997 में, सीमा गैलरी कोलकाता 1989, 91, 95, 97 में, गैलरी चेमाउल्ड मुंबई में चित्र प्रदर्शित किए। पुरस्कार। अतुल के उत्कृष्ट चित्रों पर अनेक पुरस्कार मिले। प्रमुख रूप से सन 2008 में रजा पुरस्कार रजा फाउंडेशन द्वारा, 1999 में इटली की सिविटेला रानियरी फाउंडेशन फेलोशिप इटली, सन 1999 में सोथेवॉय पुरस्कार, 1995 में संस्कृति पुरस्कार, नई दिल्ली 1992 में, स्वर्ण पदक महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में तैल और एक्लिक रंगों में बनाया कैनवास जो क्रिकेट के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को समर्पित था, शीर्षक था दीवाल द वाल। इस चित्र को ऑक्शन की बिक्री में 578 लाख रुपए मिले। संग्रह। आपके चित्र डॉक्टर बादाजी लाड संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, पीएबोडी एसेक्स संग्रहालय में संग्रहीत हैं। अतुल डोडिया ने अपनी सहपाठी चित्रकार अंजू से शादी की और दोनों मुंबई में कार्यरत हैं। श्री आनंद कुमारस्वामी, कला समीक्षक एवं इतिहासकार, 1877 से 1947 ईस्वी। बोस्टन के ब्राह्मण रूप में विख्यात डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने भारतीय कला की भावभूमि का सूक्ष्म अध्ययन कर उसे विश्वकला जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय जनमानस में उसकी कला एवं दर्शन के पुनर्जीवन की लहर को प्रस्तुत कर उसे यथाशक्ति अलंकृत कर श्रेष्ठतम परिवेश में सर्वत्र प्रतिष्ठापित करने का श्रेय डॉक्टर स्वामी को है। जन्म, शिक्षा एवं लेखन। कुमारस्वामी का जन्म कोलंबो में 22 अगस्त सन 1877 ईस्वी में हुआ था। सन 1903 ईस्वी में लंदन से उन्होंने भूगर्भ विद्या की उच्चतम उपाधि डॉक्टरेट अर्जित की थी। सन 1903 ईस्वी से सन 1906 ईस्वी तक उन्होंने श्रीलंका सरकार के खनिज सर्वेक्षण विभाग के निदेशक का पद संभाला था। इस अवधि में उन्होंने खनिज द्रव्यों के देशी श्रमों के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का संग्रह किया। फलतः वे ऐसे देशी शब्दों के संकलन में प्रवृत्त हुए जो कि समसामयिक शिल्पियों में प्रचलित थे। यहीं से उनके कला संबंधी अध्ययन की शुरुआत मानी जा सकती है। सन 1906 ईस्वी में सरकारी नौकरी त्याग कर वे लंदन चले गए, जहां अपने प्रबुद्ध मित्रों के माध्यम से श्रीलंका और भारत के पारंपरिक कला के उद्धार की योजना बनाते रहे। सन 1909 ईस्वी में उन्होंने अपना ग्रंथ मेडिवल सिन्हालीज आर्ट, मेडिवल सिन्हलेस आर्ट प्रकाशित किया। देशी शब्दों के द्वारा प्राचीन कला के वर्णन और अध्ययन की दृष्टि से यह ग्रंथ आज भी समस्त देशों और प्रत्येक प्रांतीय साहित्य के लिए आदर्श उपस्थित करता है। इस ग्रंथ के माध्यम से आपने भारतीय कला परंपरा के प्रति अपना दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए स्पष्ट कहा कि भारत और श्रीलंका के कला पर धर्म का आवरण है, जो उनकी लोकप्रियता की अभिवृद्धि का अनिवार्य तत्व है। धर्म और लोक से अनुमोदित भारतीय कला में राष्ट्र की निधि ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय अथवा जातीय व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति भी है। इस दृष्टिकोण ने भारतीय कला और आस्वाद की प्रतिभा के सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं का लेखा जोखा दिया है। आपने सीलोन नेशनल रिव्यू का संपादन किया तथा आप सीलोन विश्वविद्यालय के निर्माताओं में से एक थे। भारतीय कला प्रतीकों का मर्म समझने के लिए उन्होंने वेद, ब्राह्मण, उपनिषद तो पढ़े ही, बौद्ध साहित्य का भी अवगाहन किया।
भारतीय साहित्य, पुराण और मध्यकालीन संत साहित्य के भी वे पंडित थे। उनका यह अनुशीलन प्रधान व्यक्तित्व उनके उन निबंधों में उभर कर आया है जो उन्होंने भारतीय कला के प्रयोजन, प्रतीकवाद और आदर्शों की व्याख्या के लिए लिखे हैं। आपके सुप्रसिद्ध लेख दी हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट में उन्होंने इस दृष्टिकोण की स्थापना की है कि विश्व को भारत की जो भी देन है उसका मूल भारतीय दर्शन में है। भारतीय कला में देव की निर्मिति का आधार योग सम्मत सूत्र है जो व्यक्ति में पूर्णता और प्राणवत्ता की प्रतिष्ठा करते हैं। भारतीय कला केवल योगजन्य साधना का परिणाम ही नहीं अपितु स्वयं योग की मूर्तिमत्ता है। ध्यान और योग के संदर्भ में आनंद कुमारस्वामी द्वारा भारतीय कला की विशेष व्याख्या उनके 2 लेखों परोक्ष और आभास में भी हुई है। ये 2 लेख दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट में संकलित हैं। विंसेंट स्मिथ ने इस तात्विक मीमांसा के प्रति अपना विरोध व्यवहार और इतिहास के आधार पर किया है। शिल्प निर्मिति में चित्त की सत्ता को महत्व न देते हुए भारतीय शिल्पी को उन्होंने मात्र तक्षक माना है। शिल्पी की ध्यानास्थिति के अनुसार रूप और सौंदर्य की अस्थिरता की व्याख्या उन्होंने अपने लेख द ब्यूटी इज ए स्टेट में की है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट में आनंद कुमारस्वामी ने अपने इस दृष्टिकोण को और स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्राचीन भारतीय कला और आधुनिक यूरोपीय दृष्टिकोण तथा कलात्मक सृष्टि में तात्विक अंतर है। भारतीय कला कोई जातीय अनुभूति की सौंदर्यात्मक अनुभूति है जिसमें व्यक्तिगत रूप से शिल्पी की अभिन्न स्थिति नहीं रखती। भारतीय कला उपयोगितावादी है जो जातीय इच्छा की आपूर्ति से सदैव शिल्पी की सौंदर्य व्यंजना भी समय और समाज सापेक्ष है। वह भौतिक ऐन्द्रिक अथवा सौंदर्य की अपेक्षा आदर्शात्मक, वैचारिक तथा आध्यात्मिक सौंदर्य के प्रति अधिक मुग्ध है। इस प्रकार कुमारस्वामी ने भारतीय कला को केवल रूप की दृष्टि से ही नहीं देखा है। उसकी व्याख्या भारतीय कला को रूपनिष्ठ व्याख्या के संदर्भ से ऊपर उठकर उसे अर्थप्रक सबस्टेंस, संदर्भ और परिवेश में स्थित करती है। आनंद कुमारस्वामी की अंतर्दृष्टि ने सौंदर्य की समान रूप से खोज कपड़े पर बने बेलबूटों और मृत्तिका मूर्तियों से लेकर राजस्थानी चित्रों तक में की है। उनमें भारतीय कलाकृतियों के सौंदर्य बोध की जो असाधारण क्षमता थी उसका परिचय उनके ग्रंथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया एंड सीलोन 1913, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया एंड सीलोन, इंडियन क्राफ्ट्समैन 1909, इंडियन क्राफ्ट्समैन, इंडियन ब्रोंजेज, इंडियन ब्रॉन्जेस, राजस्थानी पेंटिंग्स आदि में मिलता है, जिनका प्रस्तुतिकरण उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। इनके लिए मतानुसार भारतीय कला की प्रगति रोकने और उसे उपेक्षणीय बनाने के लिए भारत में मुख्य रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा उत्तरदायी रही है। सन 1910 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने भारतवासियों के दिमागों का अभारतीयकरण किया है, जिसके फलस्वरूप यहाँ का कतिपय शिक्षित व्यक्ति भारतीय कला पर भारतीय दृष्टिकोण से आलोचना नहीं लिख सके। डॉक्टर स्वामी ने प्राचीन भारत की पारंपरिक कला के संदर्भ में पाश्चात्य जगत में व्याप्त भ्रांतियों को दूर का यथार्थ से अवगत कराया। उन्होंने प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारतीय कला के प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक एवं सौंदर्यानुभूति के विभिन्न पक्षों में विस्तृत आधार स्तंभों का स्पष्टीकरण किया तथा उनमें निहित अर्थ, भाव एवं विलक्षणता को विश्व के समक्ष उद्घाटित किया। नवीन परिप्रेक्ष्य में प्राचीन कलाविद्ताओं की महानता को स्पष्ट कर तथा आने वाले सैलानियों के लिए अपनी महान विरासत को जानने हेतु नवीन मार्ग भी प्रशस्त किया। इससे पूर्व हमारी परंपरा एवं आदर्श मरणासन्न हो चुके थे तथा सदियों पुरानी उदासीनता और अज्ञानता के कारण हमारी कला उपेक्षित रही।
डॉक्टर स्वामी की जीवंतता एवं अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारतीय कला आज मानव जाति की कलात्मक उपलब्धियों की एक उत्कृष्ट प्रविधि के रूप में प्रतिष्ठापित है। कुमार स्वामी की रचना शिव नृत्य द डांस ऑफ शिवा विश्व साहित्य की एक अमर कृति है। इसमें भारतीय कला की उत्तम और विशुद्ध व्याख्या की गई है। आपकी एक अन्य रचना है भारतीय और इंडोनेशियन कला का इतिहास द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। आपके द्वारा लिखी इस प्रकार की कृतियों से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का शायद कि कोई पक्ष ऐसा होगा जो उनकी दृष्टि में न आया हो, जहां तनिक भी सौंदर्य का तत्व हो। डॉक्टर स्वामी का संपूर्ण जीवन भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृति, राष्ट्रीयता, धार्मिक एवं आध्यात्मिक भाव भूमि के गहन अध्ययन में व्यतीत हुआ। उन्होंने भारत में ऐतिहासिक महत्व के साथ ही उसकी सांस्कृतिक महत्ता को उजागर किया। आप कई भाषाओं के ज्ञाता और विभिन्न विषयों के पंडित थे। वस्तुतः वे वैज्ञानिक रूप से शिक्षित हुए थे, परंतु पाश्चात्य भौतिकवाद द्वारा स्थानीय कला एवं संस्कृति पर हो रहे आघात को सहन न कर सके और वे कला जगत में प्रविष्ट हो गए। क्रिश्चियन एंड ओरिएंट फिलोसफी ऑफ आर्ट, क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट, आर्ट एंड स्वदेशी एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, मैसेज ऑफ द ईस्ट, मैसेज ऑफ द ईस्ट, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, द यक्षाज, द यक्षास, द मिरर ऑफ जेस्चर, द मिरर ऑफ जस्चर, एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म, assess in national idealism, Buddha and the Gospel of Buddhism, Buddha and the Gospel of Buddhism, the Dance of Shiva, the Door in the Sky आदि कई ग्रंथों का प्रणयन डॉक्टर स्वामी ने किया। उनकी ये सभी कृतियां उन्हें एक महान प्रणेता के रूप में प्रतिष्ठापित करती हैं। उनके इस अनुपम योगदान के लिए भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया विशेषतः ऋणी रहेगा। आनंद कुमारस्वामी ने लगभग 60 विचारपूर्ण ग्रंथों की रचना, संपादन और संयोजन किया। द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट, द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, साथ ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वें संस्करण के 8 लेख लिखे, जो भारतीय एवं एशियाई कला पर थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में मूल भारतीय शब्दों को भी सम्मिलित कराया। अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, पाली, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए जो काम किया, उसमें उनकी प्रथम पत्नी स्थेल मेरी, जर्मन, ने उनको सहयोग दिया। उनकी दूसरी पत्नी एलिस, ब्रिटिश, का भारतीय नाम रत्नादेवी था। आपने भारतीय गीतों पर अनुसंधान कार्य किया। उनकी तीसरी पत्नी स्टेला, अमेरिकन, हिंदेशिया नृत्यों में पारंगत थी। चतुर्थ पत्नी डोला लुर्सा, अर्जेंटीना, ने आनंद कुमारस्वामी के अनेक ग्रंथों के संपादन में महत्वपूर्ण सहायता की। सन 1917 ईस्वी में आप बोस्टन के ललित कला संग्रहालय में भारतीय, फारसी और मुस्लिम कला के अनुसंधानकर्ता नियुक्त हुए एवं सुदूर पूर्व संग्रहालय के अध्यक्ष बन गए। उनके पिता सर मुत्तु कुमारस्वामी तमिल वंश के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। इस प्रकार उनकी कला, टैगोर की कविता, गांधी की व्यावहारिक नैतिकता, राधाकृष्णन का दर्शन तथा अरविंद का तत्वज्ञान आधुनिक भारतीय संस्कृति के प्रतीक माने जा सकते हैं। मृत्यु डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी की मृत्यु 9 सितंबर सन 1947 ईस्वी को हुई और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी गईं।